मैं संदीप पारिक आपका विनय क्लास में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जिला दर्शन और जिला दर्शन में आज हमारा टॉपिक है डूंगरपुर। है डूंगरपुर। डूंगरपुर है, इसका देखें तो अर्थ क्या निकलता है। देखो, पहाड़ों की नगरी। क्या अर्थ निकलता है इसका? पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी, ये डूंगरपुर है। डूंगरपुर को हम बोलते हैं पहाड़ों की नगरी। और ये डूंगरपुर आता किसके अंतर्गत है? वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है डूंगरपुर। अब देखो, वागड़ क्षेत्र है, कौन सा है? वागड़ क्षेत्र है। ये वागड़ क्षेत्र है, इसके अंतर्गत राजस्थान के 2 जिले आते हैं। एक तो आता है डूंगरपुर और एक आता है बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो अपना ये वागड़ क्षेत्र है इसके बारे में। अपने सामने एक क्वेश्चन आता है, इसके देखो, इसकी स्थापना किसने की थी? वागड़ क्षेत्र है, इसकी स्थापना किसने की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। स्थापना, जो वागड़ क्षेत्र है इसकी स्थापना किसने की थी? सामंत सिंह ने। किसने की थी? सामंत सिंह ने। वागड़ क्षेत्र की स्थापना किसने की है? सामंत सिंह ने की है। और यह बना किससे है? वागड़ क्षेत्र है, यह कौन से शब्द से बना है? वागड़ क्षेत्र यह बना है वागड़ा शब्द से। वागड़ा शब्द से बना है ये वागड़ा है। ये क्या गुजराती भाषा का शब्द है? कौन सा है? गुजराती भाषा का शब्द है। गुजराती भाषा का शब्द है ये। देखो, वागड़ क्षेत्र वागड़ा शब्द से बना है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? गुजराती भाषा का शब्द है। और जो ये वागड़ा है, कौन सा? ये जो वागड़ा दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या है? अर्थ, इसका अर्थ क्या है? जंगल। इसका अर्थ क्या है? जंगल। वागड़ा का अर्थ क्या निकलता है? जंगल। अब देखो, डूंगरपुर के बारे में तो हम वैसे पढ़ेंगे ही। जो ये बांसवाड़ा है, इसकी स्थापना किसने की थी? जगमाल ने की थी। स्थापना किसने की थी? जगमाल ने। जगमाल ने। इसके बारे में जब बांसवाड़ा पढ़ेंगे तो पूरी चर्चा कर लेंगे। अब आते हैं हम डूंगरपुर में। कहां आते हैं हमें? डूंगरपुर के बारे में। तो इसी के बाद चर्चा कर लिया अब हमें। तो ये डूंगरपुर है, इसकी स्थापना किसने की थी? डूंगर सिंह ने। स्थापना, डूंगरपुर की स्थापना किसने की है? डूंगर सिंह ने। डूंगर सिंह ने 1358 ईस्वी में। ध्यान रखना है ये। हाँ, डूंगरपुर डूंगर सिंह ने, लेकिन ये डेट ना, ये आपको ध्यान रखना है। डूंगर सिंह ने डूंगरपुर की स्थापना कब की है? 1358 ईस्वी में। डूंगरपुर राज्य की स्वतंत्र नींव, देखो, डूंगरपुर राज्य की डूंगरपुर राज्य की स्वतंत्र नींव किसने रखी थी? 1527 ईस्वी में पृथ्वी सिंह के द्वारा। 1527 ईस्वी में पृथ्वी सिंह के द्वारा 1527 ईस्वी में
पृथ्वी सिंह के द्वारा डूंगरपुर राज्य की स्वतंत्र नींवें रखी गई। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि डूंगरपुर है वो वागड़ राज्य का क्षेत्र के अंतर्गत या वागड़ राज्य का हिस्सा रहा है। इसको हम इंपॉर्टेंट याद रखना आप। ये डूंगरपुर है, कौन सा है? डूंगरपुर। डूंगरपुर वागड़ राज्य का हिस्सा रहा है। अब देखो आप, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? डूंगरपुर। कौन सा पढ़ रहे हैं? डूंगरपुर। पहली बात है डूंगरपुर। डूंगरपुर कौन से वागड़ क्षेत्र, कौन से क्षेत्र का आता है? ये वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये डूंगरपुर है, यह कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है? वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है ये। और वागड़ क्षेत्र है, इसकी स्थापना, भाई वागड़ क्षेत्र की स्थापना किसने की थी? सामंत सिंह ने। किसने की है? सामंत सिंह। याद रखना ये। देखो डूंगरपुर है, पहले वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत था और वागड़ क्षेत्र की स्थापना किसने की थी? सामंत सिंह ने। अभी हम वागड़ क्षेत्र पर चर्चा कर रहे हैं और वागड़ क्षेत्र है यह बना है वागड़ा शब्द से। कौन सा बना है? यह वागड़ा शब्द से बना है। और वागड़ा क्या है? ये गुजराती भाषा का शब्द है। ये कौन सी भाषा का है? गुजराती भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या है? जंगल। कौन सा है? जंगल। अब देखो आप, वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के दो जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन से आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी? जगमाल ने। किसने की है? जगमाल ने। और बाकी हम बांसवाड़ा का पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत कवर कर लेंगे। अब आते हैं हम डूंगरपुर पर। किस पे आते हैं? डूंगरपुर में। डूंगरपुर की स्थापना किसने की थी? डूंगर सिंह ने 1358 ईस्वी में। डूंगरपुर राज्य की स्वतंत्र नींव, ध्यान ये रखना। देखो डूंगरपुर राज्य की स्थापना 1358 ईस्वी में हुई है, लेकिन डूंगरपुर राज्य की स्वतंत्र नींव, मतलब डूंगरपुर पर किसी का शासन हो गया और डूंगरपुर का एक स्वतंत्र राज्य बन गया, अर्थात कोई दूसरे राज्य का उस पर अधिकार नहीं था। इस प्रकार से स्वतंत्र राज्य की नींव किसने रखी थी? 1527 ईस्वी में पृथ्वी सिंह के द्वारा। और 1527 से पहले देखें तो राजस्थान में देखें तो किसका शासन था? राणा सांगा। और जिसके अंतर्गत देखें तो सभी राजा हैं उसके सामने सर झुकते, और जिसने बाबर के सामने युद्ध भी लड़ा था खानवा का। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उससे पहले देख लो, डूंगरपुर है वागड़ राज्य का हिस्सा रहा। ये कई बार एग्जाम में किसी ने पूछा कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डूंगरपुर वागड़ राज्य का हिस्सा रहा, इसलिए मैंने इसको यहां लिख दिया। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे, डूंगरपुर में पड़ते हैं प्रमुख मेले। प्रमुख मेले, प्रमुख मेलों में हम देखें तो सर्वप्रथम लेते हैं बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला नवाटापुरा कहां पड़ता है? नवाटापुरा डूंगरपुर में पड़ता है ये बेणेश्वर मेला। नवाटापुरा डूंगरपुर। कब पड़ता है ये? माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा को ये बेणेश्वर का मेला पड़ता है। अब देखो, रथ उत्सव का आयोजन कहां होता है? डूंगरपुर में। रथ उत्सव का आयोजन कहां होता है? डूंगरपुर। कहां होता है? डूंगरपुर में रथ उत्सव का आयोजन होता है। मुरला गणेश कहां पर है? डूंगरपुर।
मुरला गणेश। देखो बहुत खेड़ा गणेश, खोड़ा गणेश, बाजना गणेश, मुरला गणेश, इनके बारे में पहले का चर्चा कर चुके हैं हम। और ये मुरला गणेश, मुरला गणेश कहां पर है? डूंगरपुर में है। अब देखो, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स है, उसका आयोजन कहां होता है? गलियाकोट, डूंगरपुर। गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट कब बनता है? ये जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स है, उसका आयोजन कब होता है? मुहर्रम 27 तारीख को। सत्ताईस तारीख को क्या है, किसका आयोजन होता है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो उर्स है उसका आयोजन होता है। ये देखो, नीला पानी का मेला, नीला पानी का मेला कौन सा है? नीला पानी का मेला, हथौड़ा गांव, डूंगरपुर। हथौड़ा गांव डूंगरपुर में है, जहां पर क्या नीला पानी का मेला बढ़ता है। ये देखो, बीजना माता का मेला, बीजवा माता का, सॉरी, बीजवा माता का मेला, बीजवा माता का मेला। ये कहां पर है? आसपुर, डूंगरपुर। आसपुर डूंगरपुर कहां पर है? ये आसपुर डूंगरपुर में है। ये देखो, प्रमुख मेले कई बार एग्जाम में सीधा मिलाना किसी ने पूछ लेते हैं। बेणेश्वर का संबंध कहां से है? डूंगरपुर से। हरिदोत्सव डूंगरपुर, मुरला गणेश डूंगरपुर, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उस गलियाकोट डूंगरपुर में मुहर्रम 27 तारीख, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नीला पानी का मेला, हथौड़ा गांव, डूंगरपुर। बीजवा माता का मेला, आसपुर, डूंगरपुर। देखो, प्रमुख मेले, प्रमुख मेला कौन सा था? बेणेश्वर का मेला। यह कहां पर है? नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर। आपने देखा होगा जो त्रिवेणी संगम माईसो में जाखम, जहां पर क्या है? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर है, जहां पर क्या है? बेणेश्वर का मेला बढ़ता है। नवाटापुरा, डूंगरपुर। यह कहां बढ़ता है? कब बढ़ता है? माघे पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। ये बेणेश्वर क्या है? त्रिवेणी संगम है। ये क्या है? यहाँ पर त्रिवेणी संगम, जहां पर भी त्रिवेणी संगम है वहां पर किसकी पूजा होती है? लगभग देखें तो हम शिव की पूजा होती है। रथोत्सव का आयोजन कहां होता है? डूंगरपुर। मुरला गणेश कहां पर है? डूंगरपुर में। अब देखो, एक दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स का आयोजन कहां होता है? गलियाकोट, डूंगरपुर। है, लिखना इंपॉर्टेंट है। कब होता है? मुहर्रम 27 को। नीला पानी का मेला, हथौड़ा गांव, डूंगरपुर। एक बीजवा माता का मेला, आसपुर, डूंगरपुर। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे, एक डूंगरपुर में देखो, एक राड रमण महोत्सव, राड रमण महोत्सव का इसका आयोजन कहां होता है? डूंगरपुर में आयोजन, डूंगरपुर में आयोजन होता है इसका।
डूंगरपुर में इसका कब होता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। ये राड रमन है क्या? ये क्या है कि नृत्य। क्या ये कि नृत्य। देखो राड रमन महोत्सव है, इसका आयोजन कहां होता है? डूंगरपुर में इसका आयोजन होता है। अब देखो एक है पितृ पूजा महोत्सव डूंगरपुर। पितृ पूजा महोत्सव, इसका आयोजन कहां होता है? डूंगरपुर। पितृ पूजा महोत्सव है, इसका आयोजन कहां होता है? डूंगरपुर में होता है। देश का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला। देश का प्रथम पूर्ण साक्षर तो देश का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला, जिला कौन सा है? डूंगरपुर। ध्यान रखना आपको इसके बाद, देश का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? डूंगरपुर। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का? भाई देखो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। अब देखो हम लिंगानुपात के बारे में चर्चा करते हैं। नोट हम क्या करते हैं? लिंगानुपात के बारे में चर्चा करते हैं। और लिंगानुपात के बारे में हम चर्चा करते हैं तो पहला आता है हमारे सामने कि विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का? भाई देखो विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है? रूस का है। कितना है? 1140। जहां मान लो 1000 पुरुष है वहां पर 1140 क्या है? महिलाएं हैं। याद, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है? रूस का है। अब हम करते हैं भारत के बारे में चर्चा। किसके बारे में करते हैं? भारत के बारे में। तो भारत का लिंगानुपात कितना है? ये रहा भारत। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। कितना है? 943। अब भारत में देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात एक तो आता देखो सर्वाधिक लिंगानुपात, एक आता है न्यूनतम लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है और न्यूनतम लिंगानुपात कहां का है? सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है? केरल का। और न्यूनतम लिंगानुपात कहां का है? हरियाणा का। कहां का है? हरियाणा का। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का कितना है? 1084। और हरियाणा कितना है? 879। क्या है? लिंगानुपात है। अब हम चर्चा किसके बारे में करेंगे? राजस्थान के बारे में। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है?
राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। देखो काफी कम है लिंगानुपात, कितना है? 928। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है भाई? देखो सर्वाधिक लिंगानुपात, देखो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का पता है? कहां का? डूंगरपुर। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है? डूंगरपुर का है। कितना है? 994। 994। और न्यूनतम कहां का है? राजस्थान में देखें तो न्यूनतम लिंगानुपात कहां का है? धौलपुर। कहां का है? धौलपुर। और कितना है इसका? 846। कितना है? 846। अब आप एक बात देखो, हम पढ़ रहे हैं डूंगरपुर के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डूंगरपुर के बारे में। डूंगरपुर में क्या एक होता है? राड रमण महोत्सव। क्या होता है? राड रमण महोत्सव। ये कहां आयोजन होता है? डूंगरपुर में इसका आयोजन होता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। क्या नृत्य। एग्जाम में कई बार सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि राड रमण है क्या? राड रमण महोत्सव है, उसमें क्या होता है? ये एक नृत्य है। क्या है? कि नृत्य है। पितृ पूजा महोत्सव का आयोजन कहां होता है? डूंगरपुर में। देश का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? डूंगरपुर। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का? राजस्थान में डूंगरपुर का। कितना है? 994। कितना है इसका? 994। अब देखो हम लिंगानुपात के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं कि इंपोर्टेंट आप क्वेश्चन काम आएंगे। देखो लिंगानुपात, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है? रूस का 1140। भारत में लिंगानुपात कितना है? 943। तो आप आंकड़े लिखे हैं, मैंने कहा कब के लिखाए हैं? 2011 के अकॉर्डिंग लिखाए हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है? केरल का। कितना? 1084। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। राजस्थान में का लिंगानुपात कितना है? 928। एग्जाम में कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा था राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। भारत का कितना है? 943। सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान में कहां का है? डूंगरपुरा। कितना है? 994। न्यूनतम कहां का है? धौलपुर। कितना है? 846। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे, तो डूंगरपुर में क्या है? देखो सोम कमला अंबा परियोजना। अंबा परियोजना एग्जाम में कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ रहे, सोम अमला कंबा परियोजना का संबंध कहां से है? इसका संबंध कहां से है? डूंगरपुर से। सोम कमला अंबा परियोजना, यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा भी गया क्वेश्चन है। सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध कहां से है? डूंगरपुर से। अब देखो उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में की जाने वाली जूमिंग कृषि को वालरा कहा जाता है। वालरा कहा जाता है। देखो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में की जाने वाली जूमिंग कृषि, कौन सी कृषि? जूमिंग कृषि। इसको क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है। अब देखो ये डूंगरपुर है, यहां पर क्या स्वर्ण भंडार भी है।
क्या है? स्वर्ण भंडार, अर्थात सोने के भंडार है। कौन कौन से सोने के भंडार? यहां पर देखो, जगतपुरा भूटिया, जगतपुरा भूटिया। देखो यहां पर क्या है? स्वर्ण के भंडार है। एक है फादरा की पाल, फादरा की पाल, यहां पर भी क्या है? स्वर्ण के भंडार है। एक देखो बिछवाड़ा, कौन सा है? बिछवाड़ा, बिछवाड़ा में भी क्या है? स्वर्ण के भंडार। ये कौन सा है? खमेस, खमेस किसके भंडार हैं? स्वर्ण के भंडार हैं ये। अब देखो, आप डूंगरपुर या पहाड़ों की नगरी, यहां पर देखो सोम अमला कंबा परियोजना का संबंध कहां से है? डूंगरपुर से है। यह कहां पर? सोम नदी पर। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में की जाने वाली जमीन कृषि को वालरा कहा जाता है। यहां पर स्वर्ण के भंडार है, जगतपुरा भूटिया, फादरा की पाल, बिछवाड़ा और खमेस। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो डूंगरपुर में देखो गुरु गोविंद गिरी, गुरु गोविंद गिरी, गुरु गोविंद गिरी है। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उसे बोलते हैं भगत आंदोलन, भगत आंदोलन, इसे भील आंदोलन भी कहते हैं, भील आंदोलन भी कहते हैं। किसे? जो गुरु गोविंद गिरी का जो भगत आंदोलन है उसे भील आंदोलन भी कहते हैं। अब गुरु गोविंद गिरी है, इनका संबंध कहां से है? डूंगरपुर से है। कहां से इनका संबंध है? डूंगरपुर से है। अब इनका जन्म कब हुआ था? जन्म 1858 ईस्वी। कहां हुआ था? कब हुआ था? जन 1858 ईस्वी में। कब हुआ था? बांसिया गांव, डूंगरपुर। या बंजारा परिवार में, बंजारा परिवार में बांसिया गांव, डूंगरपुर। देखो गुरु गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया था, तो भील आंदोलन कहते हैं। जन्म हुआ था 1858 में, बंजारा परिवार में, बांसिया गांव, डूंगरपुर में। और यहीं से भी एक है देखो भोगीलाल पांड्या। इस प्रकार गोविंद गिरी है, उसी प्रकार से व्यक्तित्व है भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या नाम सुनते ही दिमाग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसे, ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना। ये भोगीलाल पांड्या, इसे क्या बोलते हैं? वागड़ का गांधी भी कहते हैं इसे, वागड़ का गांधी। किसे कहते हैं वागड़ का गांधी? भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। देखो भोगीलाल पांड्या की एक धर्म पत्नी थी, धर्म पत्नी किसकी? भोगीलाल पांड्या की। इसका नाम क्या था? मणि बहन पांड्या, मणि बहन पांड्या, मणि बहन पांड्या। और उसे क्या बोलते हैं? वागड़ की बाया बहन, वागड़ की बाया बहन, वागड़ की
बा या बहन। इसे कहते हैं मणि बहने पांड्या को कहते हैं। और वागड़ का धनिक से कहते हैं भाई, देखो वागड़ का धनी। क्वेश्चन देखो, वागड़ा गांधी भोगलाल पांड्या, तो वागड़ का धनिक से कहते हैं संते मावजी को। क्या कहते हैं? संते मावजी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वागड़ का धनी कहा जाता है, संते मावजी को कहा जाता है। और भोगलाल पांड्या ने स्थापना किसी की देखो, इन्होंने एक तो स्थापना की थी वागड़ सेवा संघ, वागड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। एक किसकी थी इन्होंने? वागड़ सेवा सेवा वागड़ सेवा बोलते ना, वागड़ सेवा। एक मिनट, एक तो वागड़ सेवा संघ की स्थापना की इन्होंने, और एक ही है डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना। डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। कब की थी? 1944 ईस्वी में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। अब यहां से एक प्रश्न बनता, देखो बहुत, अब आपको पता भी है तो मैं यहां पर एक प्रश्न भी डाल सकता हूं इसके बारे में। चलो प्रश्न बाद में डालूंगा, जिससे क्या है कि आपको तैयार हो जाए। पहले एक बात देख लो आप, गोविंद गिरी, गुरु गोविंद गिरी, इन्होंने क्या चलाया था? भगत आंदोलन चलाया था, जिसे भील आंदोलन भी कहते हैं। जन्म हुआ था इनका 1858 ईस्वी में बंजारा परिवार में, बासिया गांव डूंगरपुर। क्या है? बासिया गांव डूंगरपुर में। भोगीलाल पांड्या, ये भी व्यक्ति अच्छे हैं, जिन्हें वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। इनकी धर्म पत्नी थी मणि बहन पांड्या, जिन्हें वागड़ की बाया बहन कहा जाता है। और वागड़ का धनी, इंपॉर्टेंट है ये, वागड़ का धनी किसे कहा जाता है? संते मावजी को। वागड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। एक वागड़ सेवा संघ की स्थापना भी किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। और डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1944 में किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। अब देखो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप एक प्रश्न है, देखो डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। देखो एक नंबर अपना ऑप्शन देखो, राम नारायण चौधरी। चौधरी माणिक्यलाल वर्मा। भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। प्रताप सिंह बारठ।
ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आपके ये प्रश्न तैयार हो जाए, इसमें आप गलती न करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सब तैयार हो गया। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में आप कितना तैयार हो गया। अब किसने की थी? भोगीलाल पांड्या। इस तरह से आप ये पूरा तैयार हो गया क्वेश्चन देने से। अब देखो आप आगे, एक थंबिया महल डूंगरपुर में क्या है कि एक थंबिया महल, एक थंबिया महल कहां पर है? डूंगरपुर में एक थंबिया महल। देखो एक थंबा महल कहां पर भाई? देखो एक थंबा महल, देखो ये तो है एक थंबिया महल। देखो एक थंबा महल कहां पर है? एक थंबिया महल, एक थंबा महल। एक थंबा महल है मंडोर जोधपुर। कहां पर है? मंडोर जोधपुर में है। एक थंबिया महल कहां पर है? डूंगरपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था शिवनाथ सिंह ने। शिवनाथ सिंह ने एक थंबिया महल का निर्माण करवाया था शिवनाथ सिंह ने। किस लिए करवाया था? ज्ञान कंवर की स्मृति में। ज्ञान कंवर की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। किसका करवाया था? एक थंबिया महल का। यह 3 मंजिला है। यह 3 मंजिला है। कितना मंजिला है? यह 3 मंजिला है। जो एक थंबिया महल है 3 मंजिला है। यह शिव ज्ञानेश्वर का शिवालय है। यह शिव ज्ञानेश्वर का शिवालय है। कौन सा? एक थंबिया महल। अब आप देखो, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। अब मेरे अंदाज से क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल तैयार हो गया, आप इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब देखो, एक थंबिया महल कहां पर है? डूंगरपुर में। निर्माण करवाया था इसका शिवनाथ सिंह ने। क्यों करवाया था? ज्ञान कंवर की स्मृति में। यह 3 मंजिल है। यह शिव ज्ञानेश्वर का शिवालय है। देखो, एक थंबिया महल डूंगरपुर, एक थंबा महल कहां पर है? मंडोर जोधपुर। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे, ये डूंगरपुर है। डूंगरपुर में देखो यहां पर एक त्रिवेणी संगम है। देखो, सोम, माही और जाखल, इन नदियों का यहां पर क्या एक त्रिवेणी संगम है। ये त्रिवेणी संगम कहां? देखो, बेनेश्वर धाम है। कहां पर है बेनेश्वर धाम? नवाटापुरा डूंगरपुर। नवाटापुरा डूंगरपुर में क्या बेनेश्वर धाम है? नवाटापुरा डूंगरपुर में है ये। अब जो बेनेश्वर धाम है, क्या है? बेनेश्वर धाम, इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना संत मावजी ने। संत मावजी है, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? बेनेश्वर धाम, या क्या यहां पर ये मंदिर है? क्या है कि मंदिर है? इसकी स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने इसकी स्थापना की थी। संत मावजी की तपोभूमि है ये। क्या है? संत मावजी की तपोभूमि। संत मावजी की तपोभूमि। संत मावजी की तपोभूमि कौन सी है? बेनेश्वर धाम। कौन सा है? बेनेश्वर
धाम डूंगरपुर। यहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। यहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। देखो, तो बेणेश्वर धाम है, यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और यहां पर क्या मेला भरता है, कहां पर? तो बेणेश्वर धाम है, यहां पर क्या बताया, ये बेणेश्वर धाम है, और यहां पर क्या भरता है, मेला भरता है। और ये मेला किसका मेला भरता है यहां पर? बेणेश्वर धाम में इस मेले का तो बेणेश्वर, इस मेले को क्या कहते हैं? बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कब भरता है? ये माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा को यहां पर ये मेला भरता है। यहां पर कौन आते हैं? भील जनजाति के लोग यहां आते हैं। भील जनजाति के लोग यहां आते हैं। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ। ध्यान रखना है, आदिवासियों का कुंभ कौन सा है? बेणेश्वर। इंपॉर्टेंट है ये। आदिवासियों का कुंभ कौन सा है? बेणेश्वर। कौन सा है? बेणेश्वर। अब देखो, इसी नदी के किनारे यहां पर एक साबला गांव। कौन सा है? साबला गांव है यहां पर। कहां पर? तो ये माही नदी है, बेणेश्वर डूंगरपुर में यहां पर एक है साबला गांव। और साबला गांव का संबंध कहां? साबला गांव का संबंध किससे है? संत मावजी से है। किससे हैं? संत मावजी से। साबला गांव का संबंध किससे है? संत मावजी से है। यहीं पर क्या है? संत मावजी का जन्म हुआ था। जन्म कहां हुआ था? साबला गांव। साबला गांव में किसका जन्म हुआ था? संत मावजी का हुआ था। यह इसके बारे में देखें तो निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये। निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है यहां पर। कहां पर? साबला गांव में। संत मावजी ने यहां तपस्या की थी। संत मावजी ने यहां पर तपस्या की थी। अब एक लाइन संत मावजी के बारे में देख लो। भगवान कृष्ण के देखें, भगवान कृष्ण का निष्कलंक अवतार माना जाता है संत मावजी को। भगवान कृष्ण का निष्कलंक अवतार, निष्कलंक अवतार किससे माना जाता है? संत मावजी को माना जाता है। अब आप देखो एक बार, यहां से कृष्ण बनते हुए बोल सकते हैं। यहां पर यह क्या है? एक त्रिवेणी संगम है। यह क्या है? कि यहां पर त्रिवेणी संगम है। किसका? माही, सोम, जाखम। ये रही माही, सोम और जाखम का त्रिवेणी संगम कहां पर है? बेणेश्वर धाम है, डूंगरपुर, नवाटापुरा। यहां पर बेणेश्वर मंदिर है। स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने इसकी स्थापना की है। और यह संत मावजी क्या है? तपोभूमि है। यहां पर मेला भरता है, बेणेश्वर मेला। क्या भरता है? माघ पूर्णिमा को।
भील जनजाति के लोग यहाँ आते हैं। कौन आते हैं? भील जनजाति के लोग आते हैं यहाँ पर इस मेले में सर्वाधिक। तो इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आदिवासी का कुंभ कौन सा है? बेनीपुर धाम, नवाटापुरा, डूंगरपुर। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। यहाँ पर देखो इस किनारे है साबला गांव। कहां पर है? डूंगरपुर में। संत मावजी, साबला गांव से संबंध किसका है? संत मावजी का। जन्म भी हुआ था किसका? संत मावजी का। कहां हुआ था? साबला गांव। निष्कलंक अवतार, निष्कलंक संप्रदाय के प्रमुख पीठ है यहाँ पर। कहां पर? साबला गांव में। संत मावजी ने यहाँ पर तपस्या की थी और संत मावजी भगवान कृष्ण के निष्कलंक अवतार माने जाते हैं। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जितनी हो सके उतने क्वेश्चन हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। और आज की क्लास को अब हम यहीं विराम देते हैं। तब तक आप अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।